18 मार्च 2014 का वो दिन जिसमें लाखों नेपाली क्रिकेट फैंस मैदान पे नजरें जमाए बैठे थे कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलने उतरी उनकी ये टीम सुपर 10 में क्वालिफाई करेगी। लेकिन साकिब अल हसन के एक छक्के ने पूरे नेपाली क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ के रख दिया और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने उतरी ये टीम अपने तीसरे मैच में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और उसके बाद से 2022 तक के वर्ल्ड कप तक नेपाल कभी T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया और फाइनली 2023 में नेपाल ने यूएई को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की। और इसी के साथ ही नेपाल को वर्ल्ड T20 क्वालिफाई करने में पूरे 10 साल लगे और इस बार फाइनली नेपाल T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। इस बार का जो वर्ल्ड कप है नेपाल के लिए कई महीनों में खास होने जा रहा है। 2014 का बदला लेने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए भी बांग्लादेश को नेपाल को हर हाल में हराना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर नेपाल नीदरलैंड से जीत जाती है और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से भी हार जाती है या दोनों में से एक मैच जीत जाती है तो उसका जो अगला मैच होगा बांग्लादेश के साथ वो करो या मरो का मैच होगा। या तो जीतना पड़ेगा या तो घर वापस जाना पड़ेगा। इसी के साथ ही नेपाल के लिए ये जो बांग्लादेश के साथ होने वाला मैच है वो करो या मरो होने वाला है। और इसी बीच में सवाल अब ये उठ के आ रहा है, नेपाल की टीम को जिसकी वजह से 2014 में वर्ल्ड कप की रेस से बाहर होना पड़ा, क्या वो इस बार बांग्लादेश की टीम को हरा पाएगी या नेपाल के सपने फिर से अधूरे रहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि संभावनाएं क्या कहती हैं। अगर हम मैच की बात करें तो ये जो मैच है अर्नोस वेल स्टेडियम में कैरेबियन आइलैंड के बीच में स्थित एक सुंदर से ग्राउंड में होगा। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है समुद्र के किनारे होने के कारण। तो ये जो ग्राउंड है, ये जो पिच है फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा मददगार साबित होगी, तो स्पिनर के लिए ये जो पिच है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या नेपाल के पास तेज हवाओं को चीर कर बॉल करने वाले ऐसे बॉलर हैं। आइए दोस्तों जानते हैं नेपाल और बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या कहती है। अगर हम नेपाल के खेमे की बात करें तो नेपाल के पास सोमपाल कामी है, करण केसी है, प्रतीश जीसी है। बांग्लादेश के खेमे की बात करें तो तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, साकिब जो है वो बांग्लादेश तरफ से फास्ट बॉलर माने जाते हैं। अगर हम हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ एक ही मैच हुआ है जिसमें बांग्लादेश एक मैच जीती है और नेपाल एक मैच हारी है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो आइए देखते हैं कि कौन सी टीम के पास सबसे ज्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो ज्यादा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। हम नेपाल की बात करें तो सोमपाल कामी एक ऐसे एकमात्र प्लेयर है जो 2014 के वर्ल्ड कप में भी शामिल थे और 2024 के वर्ल्ड कप में भी शामिल होने वाले हैं। अगर इसी के साथ ही हम बांग्लादेश की टीम का कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश में साकिब अल हसन और महमूदुल्लाह जो है वो 2014 के वर्ल्ड कप में भी शामिल थे और 2024 के वर्ल्ड कप में भी शामिल होने वाले हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कौन सी टीम के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों तो नेपाल सिर्फ एक बार ही T20 वर्ल्ड कप खेल पाया, उसके बाद नेपाल किसी भी T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए नाकामयाब रहा। अगर हम बांग्लादेश के खेमे की बात करें तो 2007 से बांग्लादेश लगातार हर वर्ल्ड कप खेल रहा है और उसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस भी है और अभी के वर्ल्ड कप को मिला के बांग्लादेश 9वीं बार वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है। अगर हम दोनों टीमों के गेम चेंजिंग प्लेयर्स की बात करें तो नेपाल के पास रोहित पौडेल है, संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, दीपेंद्र सिंह यारी, आरिफ शेख है। और अगर हम बांग्लादेश के खेमे की बात करें तो साकिब अल हसन, लिटन दास, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ये जो है वो गेम चेंजिंग प्लेयर, अगर ये प्लेयर चाहे तो 1 या 2 ओवर में भी पूरे गेम को पलट के रख सकते। नेपाल के पास अगर बैट्समैन की बात करते तो कुशल भुरतेल है, दीपेंद्र सिंह यारी है जिन्होंने कि अभी हाल फिलहाल में 6 छक्के लगातार मारे थे और 9 बॉल में 50 रन मारने का रिकॉर्ड भी नेपाली प्लेयर्स के नाम पे ही। और अगर हम बांग्लादेश की बात करते तो साकिब अल हसन ऐसे ऑलराउंडर है जिसको बैटिंग का और बॉलिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और तस्कीन अहमद बहुत अच्छे बॉलर्स माने जाते हैं और मुस्तफिजुर रहमान को बहुत सारे टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लीग्स खेलने का एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा बूस्ट करने में उनको मदद मिली। हम दोनों टीमों के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एज फैक्टर, डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर और डेथ ओवर प्रॉब्लम जो है वो नेपाल की सबसे बड़ी समस्या रहने वाली है। अगर हम नेपाल के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो नेपाल के जो प्लेयर है वो एकदम फियरलेस अप्रोच के साथ मैदान में उतरते हैं और नेपाली टीम का सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाने वाला इनके लॉयल फैन बेस है। नेपाल के अक्सर ये देखा गया कि नेपाल के जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और नेपाल के ये जो लोग हैं वो क्रिकेट को एज ए गेम नहीं देखते, इसको एज ए इमोशंस देखते हैं, तो उनका भरपूर सपोर्ट मिलता है। तो ये जो सपोर्ट है टीम को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद साबित होती है। नेपाल की टीम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ साथ सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाली टीम नेपाल की टीम मानी जाती है और T20 में सबसे ज्यादा 314 का रिकॉर्ड है वो भी हाल फिलहाल तक नेपाल के नाम पे ही। भुरतेल की बात करें या दीपेंद्र सिंह यारी की बात करें, अगर ये दोनों बैट्समैन चाहें तो 2 ओवर में ही 50 मारने का क्षमता भी रखते हैं, तो नेपाल के पास ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। हम बांग्लादेश के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो बांग्लादेश के जो बैट्समैन है वो ज्यादा देर तक पिच में खंडे में विश्वास नहीं रखते और चौके छक्के लगाने के चक्कर में या फटाफट रन बनाने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। और जो बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश के लिए बनती है और ये अक्सर देखा गया दोस्तों कि बांग्लादेश के पास मिडल ओवर में बॉलिंग करने के लिए कोई भी नहीं है और सबसे ज्यादा रन जो है वो बांग्लादेश को मिडल ओवर में पड़ते हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि अपने ग्राउंड पे अच्छा खासा मैच जीतते हैं, अगर अपने देश से बाहर निकाल के इनको मैच खिला दिया जाए तो इनका जो हारने का मार्जिन है वो सबसे ज्यादा माना जाता है। और इसी के साथ ही अक्सर ये देखा गया कि बांग्लादेश की प्लेयर है वो अननेसेसरी डाइव मारते हैं, तो उन्हीं चक्कर में ये जो प्लेयर्स हैं वो घायल हो जाते हैं और फिटनेस प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश की शुरू से ही प्रॉब्लम रही। अगर हम बांग्लादेश के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इनके पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। साकिब अल हसन और महमूदुल्लाह जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में भी शामिल थे, तो उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो इस मैच में भी काम आ सकता है। इसी के साथ ही बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट उससे भी ज्यादा फास्ट है और मुस्तफिजुर रहमान उनमें से एक माने जाते हैं। और अगर हम पावर हिटर्स की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश दोनों के पास ही सेम पावर हिटर। और अगर हम नेपाल की बात करें तो दीपेंद्र सिंह यारी और कुशल भुरतेल एक अच्छे खासे हिटर माने जाते हैं और उसी के साथ ही अगर बांग्लादेश की बात करें तो
अंदर सबसे खतरनाक पावर हिटर माने जाते हैं। अगर फैन बेस की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश एकमात्र ऐसी टीम है जिनके पास सबसे ज्यादा लॉयल फैन बेस है, तो इनका जो मोरल सपोर्ट है टीम को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद। और इसी के साथ ही दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतने सारे स्टैट देखने के बाद आखिरकार पलड़ा किसका भारी है, नेपाल का पलड़ा भारी है या बांग्लादेश का पलड़ा भारी। अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दूं तो बांग्लादेश की टीम जो है कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हालांकि T20 मैच जो है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है, तो कोई जीते कोई हारे, एक ओवर में गेम पलट जाता है। और नेपाल के पास और बांग्लादेश के पास दोनों के पास ही सफिशिएंट प्लेयर है जो 1-2 ओवर में गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल की टीम 2014 में जिसकी वजह से बाहर हुई थी वर्ल्ड कप की रेस से, क्या इस बार वो अपना बदला ले पाएगी, या आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश इस बार भी नेपाल को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।